हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नोइंग द वर्ल्ड पर। ये तो आप सबको पता होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ का पूरा लैंडमास एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम था पैंजिया। क्या होगा अगर ये कॉन्टिनेंट्स फिर से जुड़ गए? चलिए जानते हैं। अर्थ का क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट से बना होता है, जो हरदम मूव करते रहते हैं। अगर हम आज के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के हिसाब से देखें और एस्टिमेट करें तो अगर हर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ा है तो प्रोबेबली नॉर्थ और साउथ अमेरिका और यूरेशिया के बीच अफ्रीका आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जापान या चाइना से टकरा जाएगा। इन टकराव वाले जगहों पे काफ़ी तेज़ी से माउंटेन रेंजेस बनने लगेंगे। ईस्टर्न अमेरिकाज और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज बन जाएंगे। मोस्ट ऑफ द कोलिजन वाले एरियाज में वोल्केनोज इरप्ट होना शुरू करेंगे। रेन क्लाउड्स सुपर कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदरूनी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते उनका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। सिर्फ समंदर के पास वाले एरियाज में ही बारिश होगी और अंदरूनी हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। क्या आपको पता है वोल्केनिक इरप्शन हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं? चलिए जानते हैं कैसे। बात है 1991 की, जब फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो में वोल्केनिक इरप्शन हुआ। इस इरप्शन के बाद अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री से घट गया था और ये असर पूरे एक साल तक रहा। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हाफ डिग्री से कम हो जाना, भले ही वो सिर्फ एक साल के लिए ही क्यों ना हो, एक बहुत बड़ी बात है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले बहुत सारे सल्फर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होकर एक एरोजोल फॉर्मेशन हुआ, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता था। तो क्या किसी तरह अगर हम वोल्केनिक इरप्शंस पर अपना कंट्रोल पा लें और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हमने किसी तरह वोल्केनिक इरप्शंस पे अपना कंट्रोल पा भी लिया तो ये काफ़ी हद तक ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स के मेल्टिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकता है, पर यह एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के रूट कॉज को खत्म नहीं करता। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। ये गैस जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो अर्थ को गर्म कर सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन से ये गैस तो कम होने नहीं वाले, इसीलिए ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग से ना सही पर एयर पोल्यूशन से हमें नेगेटिवली अफेक्ट जरूर करेंगे। सन का आउटर एटमॉस्फेयर यानी कोरोना अराउंड 10 लाख डिग्री सेल्सियस गर्म है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। पर हैरानी की बात यह है कि सन का सरफेस टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री के आसपास ही है। आउटर एटमॉस्फेयर और सरफेस टेम्परेचर में इतना डिफरेंस क्यों है, इसका साइंटिस्ट के पास कोई कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसीलिए नासा ने कोरोना पे ज़्यादा रिसर्च करने के लिए पार्कर स्पेस प्रोब भेजा। ये स्पेस प्रोब कोरोना से कॉन्टैक्ट बनाने के बावजूद मेल्ट नहीं हुआ। आखिर ये कैसे हुआ? इस प्रोब के आगे एक हीट शील्ड लगा है जो ज़्यादातर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। शील्ड का बाहरी हिस्सा कार्बन कार्बन से बना है और अंदरूनी हिस्सा कार्बन फोम से बना है। इसका अंदरूनी हिस्सा 97% एयर है। इसके साथ साथ पूरे प्रोब में बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं जो ये सेंस करते हैं कि किस जगह से ज़्यादा हीट आ रही है, क्योंकि कोरोना का टेम्परेचर हर जगह इवन नहीं होता। कहीं कहीं जगह बहुत ज़्यादा होता है और कहीं कहीं जगह कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा हीट आ रही है और उसी डायरेक्शन में शील्ड को मोड़ देते हैं। इसके अलावा पूरे स्पेस प्रोब के बॉडी में वाटर सर्कुलेट करता रहता है, जो स्पेस प्रोब को ठंडा रखने में मदद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है जिसकी वजह से प्रोब नहीं पिघलता, वो है सन का आउटर एटमॉस्फेयर यानी कोरोना का कम डेंसिटी। कोरोना प्लाज्मा से बना है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। एक्चुअली टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर सिर्फ उसका मेजरमेंट है। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए पार्टिकल्स बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाता और प्रोब ठंडा रहता है। इस प्रोब ने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोज़ खींची है जो हमें सन के बारे में और जानने के लिए मदद करेगा। ह्यूमंस के या फिर किसी हायर मैमल के स्केलेटन्स बॉडी के अंदर होते हैं, राइट, यानी एंडोस्केलेटन्स। ह्यूमन स्केलेटन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बिना दबे वो 1 टन के वजन को सह सकते हैं। पर दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, यानी एक्सोस्केलेटन, जिनमें बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीटल्स और कॉकरोचेस। इन्हीं मजबूत एक्सोस्केलेटन की मदद से एक बीटल फॉर एग्जाम्पल अपने वेट का लगभग 800 टाइम्स ज़्यादा वेट सह सकता है बिना दबे। बाकी एक्सोस्केलेटन वाले बहुत सारे स्पीसीज भी अपने वजन से कई 100 गुना ज़्यादा वजन सह सकते हैं बिना दबे। क्या होता अगर ये स्केलेटन्स ह्यूमंस में भी पाए जाते? जिन स्पीसीज में एक्सोस्केलेटन्स पाए जाते हैं वो नॉर्मली छोटे होते हैं। ह्यूमंस जैसे बड़े स्पीसीज के लिए एक्सोस्केलेटन भी मोटा और बड़ा चाहिए होगा। एक्सोस्केलेटन्स बहुत भारी होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी इतनी बड़ी एक्सोस्केलेटन के वेट को सह नहीं पाएगी और दब जाएगी। जिन भी एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन्स होता है उनका मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, पर ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। ह्यूमन स्केलेटन्स हमारे बॉडी को रिजिड बनाता और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ये एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर हमारे पास एक्सोस्केलेटन होता तो हमारा बहुत सारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।